आज हम आपको 2008 की एक हॉरर मिस्ट्री फिल्म दिखाएंगे जिसका नाम है मिरर्स। आगे स्पॉइलर हैं, ध्यान से देखिए और सावधान रहिए। गैरी को सबवे स्टेशन में भागते हुए देखा जा सकता है। वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। वो एक बंद दरवाजे तक पहुंचता है और उसे तोड़कर अंदर जाता है। अंदर जाकर वो एक खिड़की तक पहुंचता है, लेकिन वो ईंटों से पूरी तरह बंद होती है। अचानक कमरे में मौजूद सारे लॉकर खुल जाते हैं और उनमें लगे शीशे दिखाई देने लगते हैं। गैरी कमरे में लगे बड़े शीशे के सामने जाता है और कहता है कि वो भागने की कोशिश नहीं कर रहा था। शीशा टूटने लगता है और गैरी उसे साफ करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन एक टुकड़ा टूटकर उसके हाथ में आ जाता है। वो माफी मांगता है और टुकड़ा उठाने झुकता है, लेकिन उसका रिफ्लेक्शन वहीं खड़ा रहता है, हिलता भी नहीं। गैरी अपने हाथ में शीशे का टुकड़ा देखता है और उसका प्रतिबिंब उसी टुकड़े से उसे मार देता है। एक अलार्म बजता है और एक आदमी उसे बंद करके उठता है। बेन बाथरूम में खुद को शीशे में देखता है और पानी में घोली हुई एक दवा पीता है। वो अपनी बहन एंजी को अलविदा कहता है और भरोसा दिलाता है कि सब ठीक होगा। बेन एक छोड़े हुए बड़े एस्टेट की ओर जाता है, जहां सिक्योरिटी गार्ड लॉरेंजो उसे अंदर जाने देता है। दोनों जली हुई बिल्डिंग की तरफ चलते हैं और लॉरेंजो बताता है कि फायर लगने के समय वो यहीं काम करता था। वो बताता है कि 5 साल बीत जाने के बाद भी मालिक और इंश्योरेंस कंपनी के बीच केस चल रहा है। स्टोर बनने से पहले ये जगह 1950 के दशक में एक हॉस्पिटल था, जो बाद में बंद हो गया था। कंपनी चाहती है कि सिक्योरिटी हर कुछ घंटों में चक्कर लगाए, लेकिन आमतौर पर यहां शांति रहती है। लोरेंजो कहता है कि रात में कॉस्मेटिक्स वाला हिस्सा उसे डराता है क्योंकि वहां बिजली नहीं है और शीशे बहुत ज्यादा हैं। बेन पूछता है कि शीशे साफ कौन करता है, तो वो बताता है कि यह काम उस आदमी का था जिसे बेन रिप्लेस करने आया है, गैरी, जो पूरी रात शीशे पोंछता रहता था। जगह घुमाते हुए लोरेंजो पूछता है कि बेन ने पुलिस फोर्स क्यों छोड़ी, लेकिन बेन इस सवाल का जवाब देना नहीं चाहता। आखिर में वो बेन को सिक्योरिटी वाले ट्रेलर तक ले जाता है। उधर बिल्डिंग के सारे शीशे जैसे जिंदा होने लगते हैं। थोड़ी देर बाद एमी घर लौटती है और नौकरानी रोजा से बच्चों के बारे में पूछती है। रोजा बताती है कि बच्चे ऊपर बेन के साथ हैं। एमी ऊपर जाकर देखती है कि वो सब खेल रहे हैं और बात कर रहे हैं। वो बेन को बात करने के लिए बुलाती है और दोनों बेडरूम में जाकर तुरंत झगड़ने लगते हैं। बेन कहता है कि उसे पिए हुए 3 महीने हो गए हैं और जब तक वो दोबारा फोर्स में नहीं जाता, ये उसकी नई नौकरी है। एमी को यकीन नहीं कि वो बदल सकता है और बेन उसे याद दिलाता है कि जब उसने ड्यूटी पर एक आदमी को मार दिया था तो वो उसके साथ नहीं थी। एमी गुस्से में कहती है कि उसी ने हमेशा बेन पर भरोसा किया था, जबकि उनका बेटा बाहर खड़ा होकर झगड़ा सुन रहा होता है। बेन माफी मांगता है, लेकिन लड़ाई चलती रहती है। वो उसे किस करता है और साफ दिखता है कि दोनों अभी भी एक दूसरे को चाहते हैं, लेकिन एमी खुद को रोक लेती है और कहती है कि वो ये सब फिर नहीं कर सकती। उस रात बेन काम पर होता है, अभी भी नई जगह को समझने की कोशिश कर रहा है। उसे एक अलमारी में व्हिस्की की बोतल मिलती है, लेकिन वो उसे एक तरफ रख देता है। उसका अलार्म बजता है और वो बिल्डिंग के अंदर गश्त पर निकलता है। जली हुई दुकान का अंदरूनी हिस्सा किसी डरावने दुःस्वप्न जैसा लगता है। बेन कॉस्मेटिक्स सेक्शन में पहुंचता है। उसे एक शीशे में अपना प्रतिबिंब दिखता है और वो यूनिफॉर्म की धूल साफ करता है। जाने से पहले उसे शीशे पर एक हाथ का निशान दिखता है। वो टॉर्च जलाकर उसे साफ करने की कोशिश करता है, लेकिन निशान मानो अंदर से लगा हो। पूरे शीशे पर ऊपर तक हाथों के निशान हैं। रिफ्लेक्शन में एक दरवाजा खुलता हुआ दिखता है, जबकि असल में दरवाजा बंद रहता है। बेन फिर भी असली दरवाजे को चेक करता है और उसकी नजर लगातार शीशे पर रहती है। दरवाजा एक खड़ी सीढ़ी पर खुलता है जो बेन को एक पानी भरे बेसमेंट तक ले जाती है। वो लाइट ऑन करता है और उसी वक्त रिफ्लेक्शन वाला दरवाजा जोर से बंद हो जाता है। अगले दिन बेन घर पर एक और टैबलेट ले रहा होता है, तभी उसकी बहन आती है और कहती है कि वो ये गोलियां अब बंद कर दे। वो बेन की हालत को लेकर परेशान है। बेन बताता है कि उसे ये नौकरी पसंद नहीं, लेकिन एमी और बच्चों का खर्च उठाने के लिए उसे ये करनी पड़ेगी। वो जिंदगी भर अपनी बहन के सोफे पर नहीं रह सकता। एंजी कहती है कि उसे दिन में वाली नौकरी ढूंढनी चाहिए। बेन शीशे में देखता है और उसे लगता है जैसे उसका चेहरा पिघल रहा हो। एंजी वापस कमरे में आती है तो बेन चिल्लाता है कि बाहर जाओ और उसे अकेला छोड़ दो। वह खुद को दोबारा देखता है, लेकिन सब कुछ पहले जैसा ही लगता है। बेन सोचता है कि वह शायद पागल हो रहा है। कुछ देर बाद वह फिर से काम पर गश्त कर रहा होता है। जली हुई मैनिकिन्स और शीशों से भरी दीवारों को देखते हुए उसे लगता है कि उसके पीछे कोई है। बेन एक और शीशे में झांकता है और अपना हाथ उस निशान के ऊपर रखता है। तभी शीशा टूट जाता है और उसका हाथ कट जाता है। वह दोबारा देखकर चौंक जाता है क्योंकि शीशा
अब बिल्कुल ठीक दिखता है। अचानक उसके पीछे एक जलती हुई औरत दिखाई देती है, लेकिन जैसे ही वह मुड़कर देखता है वह गायब हो जाती है। वह फिर शीशे में देखता है और उसमें कई लोग आग में जलते हुए दिखते हैं, जबकि हकीकत में वहां कुछ नहीं होता। अचानक आग भड़कती है और बेन खुद को जलता हुआ देखता है, लेकिन वास्तव में उसके साथ कुछ भी नहीं होता। वह खुद को संभालता है और नोटिस करता है कि सब कुछ पहले जैसा है। तभी उसे फर्श पर गैरी का बटुआ मिलता है। बेन ट्रेलर में लौटता है और गैरी का लॉकर खोलता है। वह अपने घाव को साफ करके पट्टी बांधता है। गैरी का बटुआ देखते हुए उसे भीतर एक कागज मिलता है जिस पर एसिकर लिखा होता है। फिर बेन दोबारा बिल्डिंग के अंदर जाता है और दूसरे फ्लोर पर कॉस्मेटिक्स विभाग तक पहुंचता है। वह दीवारों की जांच कर रहा होता है कि तभी उसे किसी औरत की दर्द भरी चीख सुनाई देती है। वह आवाज की दिशा जानने की कोशिश करता है और तेजी से उसकी तरफ भागता है। वह कमरे में घुसकर उस औरत को ढूंढने की कोशिश करता है। हर तरफ देखता है, लेकिन उसे कोई नहीं मिलता। अचानक उसे फिर आवाज सुनाई देती है और वह उस औरत का प्रतिबिंब शीशे में देखता है, लेकिन असल में वहां कोई नहीं होता। वह चेंजिंग रूम का पर्दा हटाता है, लेकिन अंदर कुछ नहीं होता। फिर वह शीशा घसीटकर ठीक सामने रखता है और टॉर्च की रोशनी डालता है। औरत फिर से सिर्फ शीशे में दिखाई देती है। वह आग में जलती औरत सिर्फ प्रतिबिंब में ही नजर आती है। उधर बेन का बेटा माइकल चीखते हुए उठ जाता है। एमी उसे संभालने आती है और माइकल कहता है कि शीशे में एक औरत चीख रही है। एमी उसे कहती है कि यह बस बुरा सपना है और कमरे का दरवाजा खुला छोड़कर बाहर चली जाती है। वह बेडरूम में जाती है और जैसे ही टीवी बंद करती है, वही औरत स्क्रीन पर और माइकल के शीशे में फिर दिखाई देती है। बाद में बेन बार में अपनी बहन एंजी से सब कुछ बताता है। एंजी सोचती है कि यह सब तनाव की वजह से हो रहा है, लेकिन बेन लगातार कहता है कि शीशे हर जगह हैं और उसे लगता है कि उसका प्रतिबिंब उसे घूर रहा है। एंजी उसे किसी से बात करने और आराम करने की सलाह देती है। बेन सो रहा होता है कि तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। उसे गैरी की तरफ से भेजा गया एक पैकेज मिलता है। उसमें स्टोर में लगी आग की खबरें होती हैं और एक आर्टिकल उस आदमी पर होता है जिसने आग लगाने की बात कबूल की थी। बेन काम पर पहुंचता है। उसी समय लोरेंजो जा रहा होता है। बेन उसे रोकता है क्योंकि वह उसे उन सब चीजों के बारे में बताना चाहता है जो उसने देखी हैं, लेकिन लोरेंजो उसे बताता है कि पुलिस यहां आ चुकी है और उन्होंने उसे गैरी की मौत के बारे में बताया है। उन्हें यह नहीं बताया गया कि वह कैसे मरा। लोरेंजो कहता है कि बेसमेंट के लीकेज को ठीक करने के लिए कोई जल्दी ही आ जाएगा। एमी अपने काम पर है और एक पोस्टमार्टम देख रही होती है। तभी उसे लॉबी में बेन से मिलने बुलाया जाता है। बेन उससे कहता है कि वह उसे गैरी का शरीर दिखाए क्योंकि उसे जानना है कि वह कैसे मरा। बेन उसे सब कुछ बताता है और किसी तरह उसे मान लेता है। वे दोनों फ्रीजर रूम में जाते हैं और पैथोलॉजिस्ट बताता है कि गैरी ने खुदकुशी की है, लेकिन पुलिस अभी भी जांच कर रही है। पैथोलॉजिस्ट बताता है कि उसने शीशे के टुकड़े से खुद को मारा। बेन शरीर को देखता है और उसका प्रतिबिंब एसिकर कहता है। बेन उसकी फाइल भी मांगता है और एमी को मनाकर वह भी देखने लगता है। वह क्राइम सीन की तस्वीरें देखता है और एमी को एक फोटो दिखाता है जिसमें हथियार दिखाई दे रहा है। उसमें सिर्फ प्रतिबिंब वाले हथियार पर खून है, जबकि असली वाले पर नहीं। बेन को अब लगने लगा है कि शीशे वो सब दिखा रहे हैं जो असल में नहीं हो रहा और हमें वो करने पर मजबूर कर रहे हैं जो हम नहीं करना चाहते। एमी उसे ऐसे बात न करने को कहती है क्योंकि वह अगर फिर से फोर्स में आना चाहता है तो उसे खुद को संभालना होगा। वह कहता है कि उसे चीजें दिख रही हैं और वो महसूस कर रहा है जो शीशे उसे दिखा रहे हैं। एमी पूछती है कि वह शराब छोड़ने के लिए कौन सी दवा ले रहा है। बेन दवा दिखाता है और वह कहती है कि इसके बहुत बुरे साइड इफेक्ट होते हैं। बेन माफी मांगते हुए कहता है कि कोशिश करने के लिए धन्यवाद। कुछ देर बाद एंजी नहाने की तैयारी कर रही होती है। वह अपना गाउन उतारती है और टब की तरफ जाती है, लेकिन उसका प्रतिबिंब शीशे में उसी जगह खड़ा रहता है। जैसे ही वह टब में बैठती है, उसका प्रतिबिंब अपना चेहरा फाड़ना शुरू कर देता है और वही चीज असल में एंजी के साथ भी होती है। वह बाथटब में मर जाती है। अगली सुबह पुलिस उसकी मौत की जांच कर रही होती है। एक डिटेक्टिव बाथटब का पानी निकालता है और उसका चेहरा देखकर दंग रह जाता है। बेन घर पहुंचता है और पुलिस उसे अंदर नहीं जाने देती। वह हाथ छुड़ाकर अंदर घुसने की कोशिश करता है, लेकिन डिटेक्टिव उसे रोक लेता है। शरीर देखते ही वह सिंक में उल्टी कर देता है। बेन मॉर्चरी में उसकी बॉडी देखकर रो रहा होता है, जबकि एमी लैरी से बात करती है और कहती है कि बेन कभी अपनी बहन को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। लैरी बताता है कि बेन की बात कई जगह सही बैठती है, लेकिन उसकी किसी सहकर्मी ने कहा है
कि बेन नौकरी छोड़ने वाला था। लैरी कहता है कि उनके पास उसे रोकने का कोई कारण नहीं, इसलिए वे उसे छोड़ देंगे। एमी उससे कहती है कि वह घर चलकर बच्चों के साथ रह सकता है, लेकिन बेन कहता है कि वह उन्हें खतरे में नहीं डाल सकता। बेन को लगता है कि शीशे ने एंजी पर हमला किया, लेकिन एमी गलत समझ लेती है और कहती है कि उसे सारी बात लैरी को बतानी चाहिए। बेन कहता है कि कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करेगा। उस रात बेन स्टोर में होता है और सबसे बड़े शीशे को तोड़ने की कोशिश करता है। जब वह नहीं टूटता, वह गोली चलाता है और आखिरकार उस पर निशान पड़ता है, लेकिन शीशा तुरंत खुद को ठीक कर लेता है। बेन गुस्से में उसे मारता रहता है और फिर टूटकर उसके पास बैठ जाता है। पूछता है कि वह उससे क्या चाहता है। तभी शीशा खुद ही एक शब्द लिखता है, ऐसी कर। कुछ देर बाद बेन लैरी से कहता है कि वह इस नाम को ढूंढकर बताए, क्योंकि उसे ऑनलाइन कुछ नहीं मिला। वह स्टोर और आग के बारे में रिसर्च कर रहा है, लेकिन बातें समझ नहीं पा रहा। जिस आदमी ने स्टोर में आग लगाई थी, वह बार बार कहता था कि सब गलती शीशों की है। लैरी वापस कॉल करता है और बताता है कि ऐसे कर के नाम पर कुछ नहीं मिला। तब बेन उससे आग लगाने वाले आदमी का नाम चलाने को कहता है, टेरेंस बेरी। लैरी बताता है कि वह मर चुका है, लेकिन उस असाइलम का नाम देता है जहां उसे रखा गया था। वहां बेन उसकी डॉक्टर से बात करता है, जो बताता है कि मरीज को लगता था कि दो अलग अलग हकीकतें हैं। वह बेन को बेरी के इंटरव्यू दिखाता है। इंटरव्यू में बेरी कहता है कि शीशे ने उसके परिवार को मार दिया क्योंकि वह ऐसे कर नहीं ढूंढ पाया। बेन को एमी और बच्चों की चिंता होने लगती है, इसलिए वह घर पहुंचकर सारे शीशे निकालना शुरू कर देता है। रोजा और बच्चे डर जाते हैं। जब वह अपनी बेटी के कमरे का शीशा नहीं उतार पाता, तो वह उस पर पेंट कर देता है। एमी आती है क्योंकि रोजा ने उसे फोन किया होता है और उसे देखकर समझ नहीं पाती कि बेन क्या कर रहा है। वह उससे घर से जाने को कहती है, लेकिन बेन कहता है कि वह शीशा ढांकने के बाद ही जाएगा। एमी कहती है कि माइकल अजीब तरह से बर्ताव कर रहा है और ये सब उसी की वजह से है। बेन उसे बाहर ले जाकर दिखाता है कि क्या हो रहा है, और जैसे ही वह शीशे पर गोली चलाता है, वह अब खुद ठीक नहीं होता। बच्चे खिड़की से उसे देखकर डर जाते हैं। एमी उससे बंदूक नीचे रखने की विनती करती है, लेकिन वह कार से चला जाता है। गाड़ी में वह खुद को शांत नहीं कर पाता और लगभग एक्सीडेंट कर देता है। जब उसे एंजी दिखाई देती है, वह बच जाता है और कार का शीशा तोड़ देता है। बेन स्टोर वापस जाता है और बेसमेंट में कुछ ढूंढने लगता है। उसे पुराने अस्पताल के साइकेट्रिक विंग का साइन मिलता है और वह पता लगाता है कि बेसमेंट में पानी कहां से आ रहा है। वह दीवार में छेद करता है और अंदर जाता है, जहां एक अजीब सी मशीन होती है। मशीन के बीच में एक कुर्सी होती है, चारों तरफ शीशे लगे होते हैं। बेन अपना प्रतिबिंब देख रहा होता है कि अचानक प्रतिबिंब उस पर गोली चलाता है, पर असल में कुछ नहीं होता। थोड़ी देर बाद वह फिर लैरी को कॉल करता है और पुराने अस्पताल के मरीज कर्मचारी रिकॉर्ड ढूंढने को कहता है। वह उससे कहता है कि ऐसे कर नाम के किसी मरीज या कर्मचारी को ढूंढे। कॉल काटने से पहले लैरी उसे सावधान रहने को कहता है। रात में दोनों मिलते हैं और लैरी उसके हाथ में एना सेकर की मेडिकल फाइलें देता है। ये फाइलें कोर्ट के एक पुराने केस में एविडेंस के तौर पर रखी गई थीं। लड़की सिर्फ 12 साल की थी जब उसे भर्ती किया गया था। वह उसी रात मरी जब बाकी मरीजों ने एक दूसरे को मार दिया था। इसके बाद अस्पताल बंद कर दिया गया। डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया, लेकिन उसने अगले दिन अपनी सेल के शीशे के टुकड़े से खुदकुशी कर ली। बेन घर लौटकर फाइलें पढ़ता है। वह देखता है कि अस्पताल की उसकी सारी तस्वीरें धुंधली हैं। उसे स्किज़ोफ्रेनिया और हिंसक भ्रमों की वजह से भर्ती किया गया था। एक ही फोटो साफ है जो उसकी मौत से ठीक 1 साल पहले की है। बेन को एक और फाइल मिलती है जिसमें लिखा है कि उसे अस्पताल से उन घटनाओं से 2 दिन पहले ही डिस्चार्ज कर दिया गया था। अचानक टीवी के कवर के पीछे से आवाज आती है। वह कवर हटाकर एना की फोटो को सामने करता है और उसकी परछाई फिर से दिखती है। बेन को एहसास होता है कि एना अब भी जिंदा है। उधर उसकी बेटी बाथरूम में दांत ब्रश कर रही होती है, उस शीशे के सामने जिसे एमी वापस घर ले आई थी। माइकल अपने कमरे में किसी से बात कर रहा होता है, शीशे के सामने बैठकर। वह उठकर बाहर जाता है, लेकिन एमी देखती है कि उसका प्रतिबिंब अभी भी शीशे में खड़ा है। बच्चा जाते ही एमी शीशे के पास जाती है और प्रतिबिंब उसे देखकर मुस्कुराता है। एमी बेन को कॉल करती है और कहती है कि तुरंत घर आओ, क्योंकि उसने शीशे में जो देखा उससे वह बहुत डर गई है। अब वह बेन की हर बात पर यकीन कर रही है। दोनों मिलकर घर की हर रिफ्लेक्टिव चीज, शीशे, खिड़कियां, टीवी, सबको ढक देते हैं। सब खत्म होने के बाद बेन बच्चों को अलविदा कहता है, फिर एमी को। एमी माफी मांगती है कि उसने पहले उस पर भरोसा नहीं किया। बेन पेंसिल्वेनिया जाता है एना को खोजने। वह एक कच्चे रास्ते पर मुड़ता है जब उसे मेल बॉक्स पर एना का नाम दिखता है। घर पहुंचकर वह पहचान जाता है कि ये वही जगह है जो उसने तस्वीर में देखी थी। वह दरवाजा खटखटाता है,
पर कोई जवाब नहीं मिलता। वह खिड़की की तरफ जाता है, तभी एक कुत्ता उसे डरा देता है। एक लड़का बाहर आता है और पूछता है कि उसे क्या चाहिए। बेन बताता है कि वह एनाइस सेकर को ढूंढ रहा है। लड़का अपनी माँ को बताता है और उसकी माँ बाहर आकर पूछती है कि बेन को एना से क्या काम है। बेन झूठ बोलता है कि वह स्किज़ोफ्रेनिया पर रिसर्च पेपर लिख रहा है। वह लड़के को अंदर भेजती है कि अपने दादा से कहे कोई उसकी बहन के बारे में पूछ रहा है। बूढ़ा आदमी बाहर आता है और बेन को बेसमेंट में ले जाता है जहां वे एना को रखते थे, क्योंकि उसके दौरे बहुत खतरनाक थे। बूढ़ा बताता है कि उन्होंने हर पुजारी, ओझा, डॉक्टर को बुला लिया था, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। बेन अंदर जाता है और उस कमरे की हालत देखता है जहां कभी एना को कैद करके रखा गया था। उसका भाई बताता है कि सिर्फ डॉक्टर कैन ही उनकी मदद को आया था। वह भूत प्रेत में विश्वास नहीं करता था और सोचता था कि वह एना को ठीक कर देगा। बेन उससे पूछता है कि अस्पताल के बाद एना कहाँ गई, तो भाई कहता है कि वह तो वहीं मर गई थी। बेन बताता है कि वह जानता है एना को मौत से 2 दिन पहले डिस्चार्ज कर दिया गया था। तब भाई बताता है कि एना कुछ दिन उनके साथ रही थी और उसी समय घर के शीशों में अजीब बातें होने लगीं, जबकि एना बिल्कुल ठीक हो गई थी। बेन पूछता है कि अब वह कहाँ है। भाई बताता है कि उसे एक मठ में भेज दिया गया था जहां शीशे रखना मना है, ताकि वो चीज एना तक न पहुंच सके। बेन मठ पहुंचता है और एना से मिलने की विनती करता है। वह बताता है कि अस्पताल के शीशे उसे ढूंढने को पागल क्यों हो रहे हैं और उससे अपने परिवार को बचाने की भीख मांगता है। एना बताती है कि शीशे हमारे संसार की खिड़कियां हैं। जो चीज उसे ढूंढ रही है वह उन्हीं शीशों के भीतर कैद है। कैन का इलाज था मरीजों को दिनों तक शीशों वाले कमरे में बंद रखना, लेकिन वह गलत था। एना ठीक नहीं हुई थी। उसके अंदर का दानव शीशों में चला गया और तब से वह जिनको मारता है उनकी आत्माएं अपने अंदर खींचता जा रहा है। एना कहती है कि अगर वह वापस जाएगी तो वह दानव उसके शरीर का इस्तेमाल करके असली दुनिया में लौट आएगा। बेन उसे मनाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वह मना कर देती है। तब बेन उसे उन सब लोगों के बारे में बताता है जो मारे गए और अपनी फैमिली की फोटो दिखाता है, ताकि एना समझ सके कि वह किसे बचाना चाहता है। इधर माइकल का प्रतिबिंब उस कमरे का दरवाजा खोल देता है जहां एमी और बच्चा बैठे हैं। बेन एमी को फोन करता है अपनी प्रगति बताने के लिए, लेकिन तभी एमी को पता चलता है कि माइकल उसके पास से गायब है। वो दरवाजे से झांकती है तो देखती है कि पूरा घर पानी से भरा हुआ है। बेन उसे कहता है कि पानी में दिख रहे प्रतिबिंबों से बचकर रहना। यह भी दिखता है कि सारे शीशे भी किसी ने खुरच दिए हैं। बेन उसे कहता है कि माइकल को ढूंढो और पानी शीशे से दूर रहो। अचानक उसके पीछे कुछ हलचल होती है और एमी के हाथ से फोन गिर जाता है। बेन गुस्से में आकर अन्ना के कमरे में घुसता है और उसे धमकाता है कि वो उसके साथ चले। उधर एमी घर की सारी पाइपें बंद कर रही होती हैं और जब वो बाथरूम वाली पाइप तक पहुंचती है तो उसे पानी के प्रतिबिंब में माइकल दिखता है और तभी कोई उसे पानी में धक्का दे देता है और वो डूबने लगती है। उसी समय उनकी बेटी अपनी माँ की आवाज सुनकर अपने कमरे में जाती है। अंदर जाते ही उसे शीशे में अपनी माँ का प्रतिबिंब पीछे खड़ा दिखता है। शीशे वाला प्रतिबिंब उसे पकड़कर काटने लगता है। तभी असली एमी अंदर आकर उसे खींच लेती है। प्रतिबिंब गुस्से में चिल्लाता है क्योंकि वे बच गए। एमी अपनी बेटी को अलमारी में छिपाती है और कहती है कुछ भी हो जाए बाहर मत निकलना। घर में पानी बढ़ता ही जा रहा होता है। फिर भी एमी नीचे जाकर माइकल को ढूंढती है। माइकल शीशे से पेंट खुरच रहा होता है, हाथ में चाकू लिए। माइकल कहता है डरो मत मम्मी, वो बस हमसे खेलना चाहता है। वो चाकू लेकर भागता है और एमी उसके पीछे जाती है। उसे कुर्सी के नीचे माइकल का प्रतिबिंब दिखता है और वो समझती है कि माइकल वहीं छिपा है। प्रतिबिंब उसे काटता है और भाग जाता है। उधर बेन अन्ना को बिल्डिंग वापस लाता है। जैसे ही वे अंदर जाते हैं शीशों में अजीब परछाइयां दिखाई देने लगती हैं। दोनों बेसमेंट में जाते हैं और बेन अन्ना को कुर्सी पर बैठाता है क्योंकि वो अपनी आंखें बंद किए हुए हैं। अन्ना उससे कहती है कि उसे कुर्सी पर बांध दे क्योंकि उसके परिवार को बचाने का और कोई रास्ता नहीं है। घर पर एमी को माइकल पानी में बैठा मिला। वो पास जाती है तो उसका शीशे वाला प्रतिबिंब एमी को घूरता है और फिर माइकल को नीचे खींच लेता है। एमी उसे बचा नहीं पाती। माइकल डूब जाता है। अन्ना बेन से कहती है कि उसे कमरे में छोड़ दो और प्रार्थना करने लगती है, जबकि दानव शीशों की दुनिया से बाहर आने की कोशिश करता है। वो आंखें खोलती है और बिल्डिंग के सारे शीशे फट जाते हैं, जिससे उसकी मौत हो जाती है। माइकल भी पानी से छूट जाता है और एमी उसे सीपीआर देती रहती है।
जब तक कि वो पानी नहीं उगल देता। बिल्डिंग के सारे शीशे तबाह हो चुके हैं। बेन शीशों वाले कमरे में जाता है, लेकिन अन्ना वहां नहीं मिलती। उसे दीवारों से कुछ रेंगने की आवाजें आती हैं और दानव अन्ना के शरीर में घुसा हुआ सामने आता है। बेन उस पर गोलियां चलाता है, पर वो बचता रहता है। आखिरकार दानव उस पर हमला करता है, उसे कमरे से बाहर फेंकता है और बेसमेंट में घसीटता है। बेन उससे लड़ता है और उसे गैस पाइप पर धकेल देता है। वो पाइप पर गोली चलाता है और पूरी जगह आग में फट जाती है। बिल्डिंग टूटने लगती है, लेकिन बेन बाहर निकलने की कोशिश करता है। दानव फिर हमला करता है, मगर बेन उसे धक्का देकर नीचे गिरा देता है और वो मलबे में दब जाता है। बेन भी फंस जाता है। किस्मत से वो खुद को बाहर निकाल लेता है और बिल्डिंग से बाहर आता है, जहां पुलिस और फायर ब्रिगेड खड़ी होती है, लेकिन कोई उसे नोटिस नहीं करता। वो लोरेंजो के पास जाता है, लेकिन देखता है कि उसकी बैज उल्टी है, गाड़ियों के नाम भी उल्टे दिखते हैं। वो अपने हाथ का जख्म देखता है और वो गलत हाथ पर होता है। बेन बाहर निकलता है, पर उसकी कोई परछाई नहीं पड़ती। वो शीशे पर हाथ रखता है और दूसरी तरफ उसका छापा उभर आता है। और यहीं पर इसकी कहानी पूरी होती है। पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब जरूर करना।